नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक किताब की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है, भारत का संविधान। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश को चलाने की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी रूल बुक है। जरा सोचिए, एक घर चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि 140 करोड़ लोगों का एक देश कैसे चलता होगा। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब हमें सिर्फ एक जगह मिलता है, हमारे संविधान में। तो आज हम इसी रूल बुक को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये देश का ब्लूप्रिंट कैसे है, देश को चलाता कैसे है, सरकार की शक्तियों पर लगाम कैसे लगाता है, आम नागरिक की रक्षा कैसे करता है और कैसे ये वक्त के साथ खुद को बदलता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, संविधान को ऐसे समझिए जैसे ये किसी बहुत बड़ी इमारत का नक्शा हो, एक ब्लूप्रिंट। और इसी नक्शे पर हमारे पूरे देश की इमारत, हमारा लोकतंत्र खड़ा है। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट तो है, पर देश असल में चलता कहाँ से है? इसका इंजन रूम कहाँ है? वो जगह है हमारी संसद, जहां वो सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं। अब एक मजेदार बात, संसद की बनावट को याद रखना ना बहुत आसान है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक बहुत ही सिंपल सा कोड वर्ड। और वो कोड है सरल। जी हां, बस इतना ही। स से संसद, जिसके बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है, र से राज्यसभा, जो आर्टिकल 80 में है, और ल से लोकसभा, जिसका जिक्र आर्टिकल 81 में है। तो संसद मतलब सरल, 79, 80, 81, है ना आसान? लेकिन देश चलाना कोई वन मैन शो तो है नहीं। संविधान ने कुछ और भी बहुत जरूरी पद बनाए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, और सरकार के सबसे बड़े वकील यानी अटॉर्नी जनरल। ये सब मिलकर देश की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोगों के पास इतनी शक्ति है, तो ये कैसे तय होता है कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे? यहीं पर संविधान का चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम काम आता है, यानी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। सोचिए, अगर संसद का सेशन नहीं चल रहा और देश में तुरंत एक कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या होगा? इसके लिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत एक अस्थायी कानून यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और कमाल की बात यह है कि ठीक ऐसी ही शक्ति राज्यों में गवर्नर के पास भी है, आर्टिकल 213 के तहत। नंबर्स देखिए कितने मिलते जुलते हैं, 123 और 213। ये पूरा सिस्टम ना एक तरह से शक्ति के संतुलन का डांस है। एक तरफ आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी की सजा माफ करने की शक्ति देता है, तो दूसरी तरफ आर्टिकल 61 के तहत संसद उन्हें हटा भी सकती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के तहत अपने ही फैसलों को बदल भी सकता है। हर शक्ति के साथ एक नियंत्रण जुड़ा है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल जिंदगी में जब बाबरी मस्जिद मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था। ये एक बड़ा उदाहरण है जो दिखाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये सलाह मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। अच्छा, अब तक हमने देश चलाने की बात की, पर यह संविधान हम जैसे आम नागरिकों के लिए क्या करता है? तो अब आते हैं संविधान के दिल पर, हमारे मौलिक अधिकार। ये हर भारतीय नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। इस कवच की पहली और सबसे मजबूत परत है आर्टिकल 14। ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये बराबरी का सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर वादा है। संविधान ने कुछ बहुत बड़े और क्रांतिकारी कदम भी उठाए। आर्टिकल 17 की ये एक लाइन सिर्फ कानून नहीं थी, ये सदियों से चली आ रही एक सामाजिक बुराई पर सीधा हमला था। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक झटके में खत्म कर दिया गया। और फिर आता है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार। सुनने में यह बहुत सीधा लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। इसमें अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का हक, विदेश जाने का हक, साफ पानी और साफ पर्यावरण का हक, सब कुछ शामिल है। मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि इज्जत के साथ जीना हमारा अधिकार है। हमारा संविधान समाज के सबसे कमजोर लोगों को भी बचाता है। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है। वहीं आर्टिकल 24 बच्चों को फैक्ट्रियों और खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है। ये दोनों मिलकर शोषण के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाते हैं। पर सोचिए, अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को न माने तो तब क्या होगा? यहीं पर आता है नागरिक का सबसे बड़ा हथियार, आर्टिकल 32। ये हमें शक्ति देता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये सच में एक सुपर पावर है।
और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, हमारा संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे देश के साथ सांस लेता है, बड़ा होता है और समय के साथ बदलता है। तो ये बदलता कैसे है? इसके लिए संविधान में एक मास्टर की है, आर्टिकल 368। यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि वो समय और जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके, ताकि वो हमेशा प्रासंगिक बना रहे। अधिकारों के अलावा संविधान सरकारों को एक रास्ता भी दिखाता है। इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये सरकार के लिए गाइड की तरह है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। जैसे आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों की बात करता है। इसका मकसद है कि शक्ति जमीनी स्तर तक पहुंचे, गांवों तक पहुंचे। और ये बदलाव सिर्फ कानूनों तक ही सीमित नहीं है। संविधान देश के नक्शे को भी बदलने की इजाजत देता है। आर्टिकल 2 के तहत देश में नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है और आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाएं या नाम बदल सकती है। और हाँ, बात सिर्फ कानूनों या नक्शों की नहीं है, बल्कि देश के पैसों की भी है। आर्टिकल 266 देश का मुख्य खजाना यानी कंसोलिडेटेड फंड बनाता है और आर्टिकल 267 एक इमरजेंसी फंड यानी कंटिंजेंसी फंड बनाता है, ताकि अचानक आई जरूरतें पूरी की जा सकें। तो कुल मिलाकर हमारा संविधान 3 बड़े काम करता है। ये देश चलाने के लिए एक ब्लूप्रिंट देता है, सरकार की शक्ति पर लगाम लगाता है और हर नागरिक के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, 75 साल से भी पुराना ये दस्तावेज क्या आज भी उतना ही ताकतवर और प्रासंगिक है? क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का भविष्य तय कर सकता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।